Assalamu alaikum ji. I'm your instructor Humair Hashmi on organizational psychology. अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में बहुत दिलचस्प चीज़ें मेरे ख़्याल में और कुछ आप में से लोगों के ख़्याल में दिलचस्प चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और पिछली दफ़े लेक्चर नंबर 8 में हमने ज़िक्र किया था ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का हमारी नफ्सियात पे, ऑर्गेनाइजेशनल नफ्सियात पे क्या असर है और उसको कैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को तब्दील करके ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे असर डाला जा सकता है। इससे पहले हमने देखा था, ये देखने से पहले कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कैसे बदलकर नफ्सियात पे असर डाला जाए, पहले देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या कुछ कवर कर लिया था। लेट अस टेक ए क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी डन इन लेक्चर नंबर 8 रिलेटेड टू कल्चर, रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। जैसे एक मुल्क का कल्चर है, जैसे एक सूबे का कल्चर है, जैसे एक शहर का कल्चर है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी होता है। यही हमने आपको बताया था। जैसे एक घर का कल्चर है, यही हमने आपको पिछले से बताया था। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द सम टोटल ऑफ बिहेवियर्स, नॉर्म्स, फिलॉसफीज, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस, folklores that belong in an organization. हमने आपको ये भी बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है, और हमने ये भी देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ द कल्चर इज रिलेटेड टू 2 फैक्टर्स, शेयरनेस एंड इंटेंसिटी। शेयरनेस कि कितने लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और इंटेंसिटी है कि कितनी शिद्दत से, कितनी कमिटमेंट से वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो क्रिएट किया जाता है। वो क्यों क्रिएट किया जाता है? क्योंकि याद है आपको, हमने कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना मिशन स्टेटमेंट है। मसलन किसी सोडा बनाने वाली फैक्ट्री का मिशन स्टेटमेंट होगा कि हमने इस शहर या इस मुल्क या इस खत्ते की 70% मार्केट कैप्चर करनी है। या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मिशन स्टेटमेंट होगा कि हमने पढ़े लिखे पाकिस्तान को तैयार करना है। In relation to that mission statement, the culture is created by the people who are the decision makers in that organization. ये भी हमने तय किया था। और फिर हमने कहा था कि जब वो कल्चर बन जाता है तो फिर उसको मेंटेन किया जाता है, और मेंटेन करने के भी हमने आपको स्टेप्स बताए थे, वो आपको याद होंगे, जिनमें स्टेप्स थे कि केयरफुल सिलेक्शन, प्लेसमेंट इन द जॉब, ट्रेनिंग, rewarding people for the right behavior, getting them to adhere to the cultural norms and traditions, developing stories that help to maintain that culture, and then recognizing and promoting people who practice and maintain that culture. ये हमने तरीके बताए थे आपको, अंदाज बताए थे कि कैसे कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन किया जाता है। This is what we had talked about in the last lecture. Let us go forward of this and let us talk about how to change organizational culture. Should you change organizational culture? Is there a need for you to change organizational culture? क्या जरूरत महसूस होती है organizational culture को change करने की? देखिए, इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है वो है तब्दीली या तगय्युर। This world is constantly changing. And those people, those groups, those organizations, those countries, those continents that accept the change and change with it become the leaders. And those individuals, groups, organizations, countries that do not accept the change and do not change themselves become the followers. Remain behind the leaders. इसलिए कि सिर्फ तगय्युर को सबात है इस जहान में,
इस जहान फानी में change is the only permanent reality. Therefore, it is a requirement of any given organization that it changes its culture, because changes are taking place in the environment of the organization and changes are taking place within the organization. मैंने अभी आपसे गुजारिश की that change is the only permanent variable in life. सिर्फ तगय्युर को सबात है इस जहान फ़ानी में, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको चेंज न सिर्फ ये कि उसमें देखना है, अपने आप को चेंज करना है, बल्कि चेंज को एंटीसिपेट भी करना चाहिए. और वही ऑर्गेनाइजेशंस जो चेंज को एंटीसिपेट करती हैं, वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आगे बढ़ जाती हैं. इसलिए it is imperative, it is important, it is most significant, it is required of all organizations to bring about a change in the organizational culture. मैंने अभी आपसे कहा कि दो सोर्सेज हैं चेंज के. एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के इर्द गिर्द वो बदल रही है. मिसाल लेते हैं हम, लेट अस से किसी फास्ट फूड बनाने वाली कंपनी की, या मिसाल लेते हैं हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की. ये दो मिसालें इसलिए कि फास्ट फूड एक प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कोई स्कूल जो है वो एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. दोनों की मिसाल ले लेते हैं. फास्ट फूड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी इंटरनल कल्चर को तब्दील करे, इसलिए कि उसके इर्द गिर्द जो है वो और लोग कंपटीशन में आ रहे हैं, वो और तरह का फूड बना रहे हैं, वो और तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं, वो और तरह की एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो आपकी कंपनी से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपना कल्चर जो है, अपना तौर तरीका जो है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, अपनी फिलॉसफी जो है उसको बदलें. अगर आप नहीं बदलेंगे तो वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसकी बिना पे आप पीछे रह जाएंगे. अगर कोई गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, मोटर कार बनाने वाली कंपनी है, उसके इर्द गिर्द भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्रेशर है कि वो दूसरी कंपनियों के साथ कॉम्पीट करते हुए अपने कल्चर को चेंज करे, क्योंकि दूसरी कंपनियों में हर रोज नित नई चीजें आ रही हैं गाड़ियों में. पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक्स, ऑटोमेटिक म्यूजिक प्लेयर्स, मोर देन वन डिस्क प्लेयर्स. एक डिस्क नहीं उसमें चल रही, उसमें 10 डिस्क चल रही हैं. उसमें फॉग लाइट्स आ गई, उसमें एयर कंडीशनिंग आ गई, उसमें वार्म आ गई है, उसमें कूल आ गई है, उसमें सीट की लेवल ऊपर नीचे आ रही है, उसमें स्टीयरिंग की लेवल को बदला जा रहा है. ये तमाम चीजें जो हैं ये इंट्रोड्यूस हो रही हैं प्रोडक्ट में. इसलिए जरूरी है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन गाड़ियां बना रही है वो भी अपने कल्चर को बदले, ताकि ये जो चेंजेस आ रही हैं इनको वो इनकलकेट कर सके, इन चेंजेस के साथ आगे बढ़ सके और मार्केट में compete कर सके. दूसरी मिसाल हमने स्कूल की ली थी या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ली थी. एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अभी तक अगर तख्ती लिखने पे जोर दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तख्ती लिखना बुरा है, लेकिन अगर वो जोर दे रहे हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर लिटरेसी को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन हो, कामयाब नहीं होगी. क्योंकि तख्ती लिखना तो अपनी जगह मुनासिब है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, खुशखती आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न वर्ल्ड में कंप्यूटर लिटरेसी भी जरूरी है. उसके बगैर, कंप्यूटर लिटरेसी के बगैर कोई शख्स, कोई तालिब इल्म जो है वो सही तालीम, वो मॉडर्न तालीम हासिल करने के काबिल नहीं रहेगा. इसलिए अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिर्फ खुशखती पे जोर दे रही है और वो ये नहीं देख रही कि कंप्यूटर लिटरेसी भी जरूरी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पीछे रह जाएगी. ये तो बात हुई
कि आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को या ऑर्गेनाइजेशन के तौर तरीकों को कैसे बदलें बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स। लेकिन भाई सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर्स नहीं है ऑर्गेनाइजेशन पर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल प्रेशर्स भी हैं। लोग चाह रहे हैं कि वो नई से नई चीज ईजाद करें, लोग चाह रहे हैं कि वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हों ऑर्गेनाइजेशन में, लोग चाह रहे हैं कि उनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज मिलें, कंप्यूटर का इस्तेमाल उनको मिले, उनके कमरे एयर कंडीशनड हो, उनके कमरे नॉइज फ्री हो, उनके कमरे उनकी जगह काम करने की हर किस्म की पोल्यूशन फ्री हो, ना उसमें डस्ट पोल्यूशन हो, ना केमिकल पोल्यूशन हो, ना नॉइज पोल्यूशन हो। ये रिक्वायरमेंट है ये लोगों की, क्योंकि बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपने आप को चेंज करके इस सतह तक पहुंच चुकी हैं। इसलिए इंटरनल प्रेशर भी बिल्डअप हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि हम लोगों को वो चीजें मुहैया करें जो लोग दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में देख रहे हैं। पे पैकेज, facilities, rewards, recognition, all of these are requirements that take place within the organization which create this internal pressure in the organization so that the organization has to change its culture. इसलिए external और internal factors को मिला के हमारे पास एक combination है factors का जिसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को अपना कल्चर तब्दील करना जरूरी हो जाता है। 2-3 बातें इस रेफरेंस में मैं और बताना चाहूंगा। स्पेसिफिकली 3 चीजें आप मद्देनजर रखिए कि ऑर्गेनाइजेशनल जो हैं वो बहुत तेजी से दे आर मूविंग टुवर्ड्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के साथ मर्ज कर रही हैं और ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे को एक्वायर कर रही हैं, become bigger and bigger। इसलिए अगर एक गाड़ियां बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन किसी टीवी बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज करती है तो फिर उसको अपना कल्चर यकीनन बदलना ही होगा। गाड़ी बनाने वाली कंपनी का कल्चर और टीवी सेट बनाने वाली कंपनी का कल्चर मुख्तलिफ होगा। इसलिए जरूरी है कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अपने कल्चर को चेंज करे बिकॉज ऑफ मर्जर्स, बिकॉज ऑफ एक्विजिशंस। आप जानते हैं जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में डील करते हैं। उन्होंने अमेरिका के बहुत सारे फिल्म और टेलीविजन स्टूडियोज को टेक ओवर कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी अगर टीवी स्टेशंस को, जिसमें सॉफ्टवेयर भी शामिल है, स्टोरी राइटिंग शामिल है, जिसमें डायरेक्शन शामिल है, जिसमें एडिटिंग शामिल है, या जिसमें सारी ये एक्टिंग शामिल है, ऑल दी सॉफ्ट स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर वो दैट कंपनी हैज टेकन ओवर द कंपनीज विच प्रोड्यूस टेलीविजन प्लेज, फिल्म्स, स्क्रिप्ट्स, then you can well imagine that how the electronic goods producing company has to change its culture in order to be able to live and live more creatively with their new acquisition. क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी दुनिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस और हमारी दुनिया एक्विजिशंस और मर्जर्स की तरफ जा रही है, इसलिए भी कल्चर चेंज करना जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो जरूरी है। एक और मोटी बात जो मैं आप बताना चाहूंगा वो ये है कि मैंने आपसे ये भी गुजारिश की थी कि ग्लोबलाइजेशन तो हमेशा से दुनिया की तारीख का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वेलोसिटी और वॉल्यूम बेतहाशा बढ़ गया है। पहले अगर एक शिप लेटस से 1 माह में या 3 हफ्ते में चल के यूरोप से एशिया की बंदरगाहों पे पहुंचता था और गुड्स जो हैं वो एशिया की बंदरगाहों तक पहुंचती थी या अफ्रीका की बंदरगाहों तक पहुंचती थी, तो अब हम जहाज के जरिए यही रास्ता चंद घंटों में तय कर लेते हैं। इसलिए कि अब हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज बिकम एक्सट्रीमली रैपिड एज ए रिजल्ट ऑफ
highly industrialized state in the world. Therefore, globalization is like a huge storm that's hitting the world and bringing about a requirement that organizations quickly change their culture. They have to learn, organizations which are local, organizations which are nationals, have to internationalize themselves in order to exist. That is why they have to change their culture. तीसरी अहम बात यह है इसी रेफरेंस में स्पेसिफिकली कि मर्जर और एक्विजिशन के अलावा, ग्लोबलाइजेशन के अलावा, भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया में आ गई हैं जिनका वजूद एक जगह पे मटेरियल फॉर्म में नहीं है. एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके जरिए से मैं आपसे मुखातिब हूं और आप ये इल्म हासिल कर रहे हैं. क्या मालूम आप पंजाब के किसी शहर में हैं या बलूचिस्तान के किसी शहर में हैं या सरहद में हैं, या आप सिंध के किसी शहर में हैं या कहीं और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं रिकॉर्डेड, एंड the recording has been taken out of the country and you're watching this program on your VCR or on your DVD player. The world is now faced with a new organization called the virtual organization that may not exist in material form at a particular place. And since virtual organizations have to inculcate, have to cater for a large variety of people, therefore they have to inculcate in themselves a certain amount of openness, trust, and the ability to change their culture. इसलिए तीसरी बात जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से मुतल्लिक और चेंज को जो हमें कह रही है कि जल्द से जल्द चेंज होना चाहिए, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस. चलिए, ये तो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के चेंज के जस्टिफिकेशन बुनियाद. इसको अगर आप समझ गए हैं तो फिर आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो स्टैटिक नहीं है. जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी तब्दील हो रहा है, और हमें माहिरीन नफ्सियात की हैसियत से, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के तुलबा की हैसियत से ये लाजिम है हम पर कि हम उन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बदलने में मुआविन साबित हों. 3 और चीजें इस रेफरेंस में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो किस मकाम पे या किस तरह से चेंज उसमें आनी चाहिए. चेंज इन व्हाट टर्म्स? वैसे तो बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से वेरिएबल्स हैं जिनमें चेंज आनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, लेकिन हम इस सतह पर 3 मोटी मोटी बातों का आपसे जिक्र करना पसंद करेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मस्ट चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज करने के लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसको तब्दील किया जाए. पिछली दफे आपने देखा था पिछले से पिछले लेक्चर में कि हमने आपसे जिक्र किया था, और पिछले लेक्चर में हमने अयादा में आपके साथ जिक्र किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो वर्टिकल हो सकता है और हॉरिजॉन्टल हो सकता है. ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो है जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो ऊपर है और डिसीजन को फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो नीचे हैं, जिसमें एक हायरार्की ऑफ रोल्स है. डिसीजंस आर मेड एट द टॉप, दे आर कन्वेड टू द मिडल, and then they are followed through by the middle and the lower management. ये है एक कैरेक्टरिस्टिक किसका? वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का. अब दुनिया इस तरफ मूव कर रही है
कि ये स्ट्रक्चर जो है ये बदलना चाहिए. डिसीजंस मस्ट नॉट ऑलवेज बी मेड ऑन द टॉप. Decisions may also be made in the middle. Decisions may also be made at the bottom. If decisions are made not only at the top but also in the middle and the bottom, then what are we talking about? We are talking about horizontal organizations, where communication and decision making is taking place like that rather than flowing from the top. So you see, organizational culture has changed. It has changed the organizational structure from being strictly vertical to becoming more and more horizontal. More people are involved in decision making. More people are involved in taking responsibility. More and more people consider themselves a part of the decision making process in organizations. And this is what is meant by change in organizational structure. So organizational culture is related to change in organizational structure. जब आप organizational structure को तब्दील करेंगे तो organization culture भी change होगा. जब आप organization culture को change करेंगे तो organizational structure भी तब्दील होगा. मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ये है that the lower rung people would wait for people to make decisions from the top. That is an example of a vertical structure of organizations. But if it is the requirement that decision must be made on consensus, then other people have to be involved in decisions. Therefore, organization would become less vertical and more horizontal. That is how organizational culture must change in terms of changing the structure of the organization. Organizational culture must also change in terms of organizational politics. क्या ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होती है? क्या पॉलिटिक्स सिर्फ सियासतदान नहीं करते? जी नहीं. माहिरीन नफ्सियात इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिक्स वहां शामिल होगी जहां लोग इकट्ठे होंगे. चाहे वो घर है, वो स्कूल है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पॉलिटिक्स जरूर शामिल है. पॉलिटिक्स से हमारी मुराद क्या है? पॉलिटिक्स से हमारी मुराद है टैक्टिक्स टू गेन पावर. That is what is meant by politics. Methods, steps to gain power. And what is power? Power is the ability to make people do something that you want them to do, even when those people don't want to do it. That's power. All organizations have power. All organizations have politics. All organization people indulge in, have to practice politics in order to gain power. इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे. मैं आपको फिलहाल I'm going to talk to you about simplified versions of power in politics and organizations. We will talk about these in great detail. Don't worry. We will also talk about what are the tactics of gaining power. So, just stay with me for a few more lectures, and for the time being understand that all organizations have politics for power. In reference to culture, the politics in the organization must change. Not only should the structure of the organization change in order for culture to change, but also the politics, the tactics of acquisition of power in an organization must also change. वो कैसे? एक आपको explanation से बता देता हूं, and then we will deal with these things when we come to
the topic on power in politics. You may adopt certain things, tactics, to gain power in an organization. But as the culture changes, those tactics of gaining power must be abandoned. That is what is meant by change in politics in organization. मिसाल के तौर पर एक टैक्टिक ऑफ एक्विजिशन ऑफ पावर है कि आप दूसरे अशखास पे दूसरे लोगों का रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो है उसको कंट्रोल करें. अगर आप दूसरे अशखास का रिवॉर्ड या पनिशमेंट कंट्रोल कर रहे हैं तो आप पावरफुल हैं. दैट पावर मस्ट चेंज. You must, or someone must abandon that power, because that power tends to become negative also. That power of giving rewards and punishments to people must be diluted. That power that you have or somebody has over others as a result of the ability to give rewards and punishments must be changed into power over other people by IOUs. IOU का क्या मतलब है? कि दूसरे आपके एहसानमंद हो जाएं. अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स का एहसानमंद है तो वो शख्स एहसान करने वाले की पावर में आ गया. जिस शख्स का मैं एहसानमंद हूं वो शख्स मेरे पर एक हद तक सबकत ले गया. उस शख्स की मेरे पर एक हद तक पावर कायम हो गई. तो इसलिए एक तरीका पॉलिटिक्स को चेंज करने का, कल्चर को चेंज करने का ऑर्गेनाइजेशन में ये भी है कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स को कंट्रोल करने की बजाय उसको उस पे एहसान, दूसरे लोगों पर एहसान किए जाएं ताकि वो आपके मरहून मिन्नत हों और आप उन पर पावर हासिल कर सकें. Modern organizations adopt these methodologies. They also use they make use of rewards and punishments as means of power, but they are more and more moving towards IOUs. एहसानमंद लोगों को करके उन पे पावर हासिल करना जो है वो एक बेहतर तरीका है. एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अब ऑर्गेनाइजेशन में डंडे का कल्चर नहीं रहा. देयर इज हार्डली एनी कल्चर ऑफ द कैरेट एंड द स्टिक. देयर इज द कल्चर ऑफ IOU. दैट इज हाउ द कल्चर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ organizations has changed or can be changed or must be changed. और तीसरी चीज जो है वो ये है, the organizational culture must change in terms of emotions, sentiments and feelings. Personal sentiments, group sentiments must not enter into organizational functioning and organizational decision making. Only those sentiments and emotions must enter into organization which are related to the organizational goals, which are impersonal. अगर मुझे इसलिए किसी शख्स पे गुस्सा आता है कि वो मुझे सलाम नहीं करता, तो this is a personal point of view. It must not cloud my judgment about his ability to work for the organization. I have not hired him to work. I have not hired him to do salam to me. I have hired him to do work for the organization. It shouldn't matter if the man does not stand up for me or if he doesn't salam me, so long as he is producing excellent work or good work for the benefit of the organization.
And that is what is meant by change in organization in terms of its emotions. ये 3 चीजें जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हैं रिलेटेड टू हाउ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मस्ट चेंज. चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं. देखना यह है कि क्या ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को अगर बदलना जरूरी है तो भाई उसको बदलें कैसे. डू वी हैव सर्टेन रिकमेंडेशंस बेस्ड अपॉन extensive research that tell us how organizational culture must be changed. अभी तक तो हमने ये देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है जरूरी है कि उसको बदला जाए. अब क्योंकि हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बदलना जरूरी है तो इसलिए हमें यह भी देखना चाहिए कि उसके बदलने के तरीके क्या हैं. Let's take a view of those strategies, methodologies, steps that you may, as an organizational psychologist, take, recommend to the leaders, to the decision makers in the organizations of how to bring about a change in organizational culture. उन तरीकों पे नजर डालते हैं. सबसे पहले what you need to do in order to bring about a change is to assess the organizational culture. Organizational culture आखिर है क्या? वो कौन कौन सी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जो आपको आप समझते हैं बदलनी चाहिए. And that is the first step. For instance, you notice that organizational culture is positively skewed towards employing males. आप समझते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है? स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है आपने. मैंने जानबूझ के ये टर्म इस्तेमाल की है. आपने स्टेटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ ली है, इसलिए आपको मालूम होगा कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है. पॉजिटिव स्क्यूनेस इज दैट in terms of hiring, if the organization is hiring more males and less females, then this is a positive, the organization is positively skewed towards hiring males. Now you want to change that practice. Why? We talked about it in context of diversity. Do you recall that? Why would you like to ignore the gender of a person when you are hiring him or her for an organization? Why should you ignore the gender? बताइए, सोच के बताइए. इसलिए कि आप एक शख्स को उसकी टैलेंट या उसकी स्किल या उसकी हार्ड वर्किंग एबिलिटी की वजह से हायर कर रहे हैं, आप उसके जेंडर की वजह से उसको हायर नहीं कर रहे. इसलिए यू हैव टू इग्नोर द जेंडर. It should not bother you as an organizational psychologist and a manager or a leader or a decision maker in an organization whether the person is a male or a female. So long as the person has the required skill, the experience and the necessary motivation. तो इसलिए आप जेंडर को इग्नोर कर देते हैं. पहली बात जो आपने कल्चर चेंज में देखनी है इन दिस कॉन्टेक्स्ट देन इज टू नोट व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. इन अदर वर्ड, यू स्पेसिफाई व्हाट यू वुड लाइक इन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर टू बी चेंज्ड. In this particular reference you would like in the organization culture to be changed is that selection should not be gender biased. That selection should be based upon skill, training, experience, educational qualification with no reference to the gender of the person who is hired. So this is what you want in the organization to be changed. Step number one, that you assess the organizational culture. Step number two, set the bottom line, set the goals. In this context, what is the goal?
The goal is to hire the best talent available, regardless of all other factors of gender, age, ethnicity, education, whatever. All of those you ignore, because the bottom line is that you want that your goal should be that you want to recruit the best person. So in changing the organization culture, you have first assessed what the culture is, then you have assessed what your goal is going to be in relation to that. Step number 3 is that you recruit experienced people from outside of the organization, from outside of a given department, so that those experienced people can help you to bring about a change in your organization in terms of its culture. अगर आप सिर्फ इंटरनल लोगों पर ही भरोसा करते रहेंगे तो वो आपके कल्चर को चेंज करने में मुमकिन है देर लगाएं. There is a long controversy. Let me also dwell on that a little bit. A controversy about hiring externals or getting internals to change organizational culture. Getting people from outside of the organization helps you because it introduces new blood in the organization in terms of its change of culture. जो वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से आके एडवाइस कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अच्छी तरह चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनका वास्ट तजुर्बा है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का. इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो लोग एक्सपेंसिव होंगे. इसका डिसएडवांटेज ये है कि उनको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जानने में कुछ अरसा लग जाएगा. इसलिए कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चेंज एजेंट जो हैं कल्चर में वो इंटरनल ही होने चाहिए. लेकिन इंटरनल जो हैं वो बायस्ड होते हैं. हाँ, वो इंटरनल जो हैं वो सस्ते तो होंगे चेंज एजेंट्स कल्चर को चेंज करने में, लेकिन मुमकिन है वो अपनी उनकी दोस्तियां हैं, एफिलिएशंस हैं, इंटरेस्ट्स हैं, दे वांट टू प्रोटेक्ट देम, सो दे आर बायस्ड. इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज कैसे किया जाएगा? बेहतर यही है कि उन लोगों को रिक्रूट किया जाए जिनका चेंज से रिलेटेड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस अच्छा है, ज्यादा है, वेरीड है, वास्ट है. They may be a little bit expensive. So step number 3 is recruiting people who are experienced in in culture, and those groups that are prepared to bring about a change in the organization culture may be of externals and may be of internals, both put together. What you need is a core group that helps to change the culture. Step number 3. Step number 4. Ensure that people from within the organization are also part of that decision-making process that is helping to change the culture of the organization. You cannot only rely upon externals. Internals or employees must become a part of the core team that is helping to change the culture of the organization. Now you are ready. Once you are ready, introduce the changes. You have identified the changes, you have brought about people, you have gotten the best help. Now bring about those changes in the organization culture. For instance, the change might be that henceforth organization will not tolerate shoddy work. अधूरा काम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी, या ये कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देर से आना बर्दाश्त नहीं करेगी, या ये कि ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्सनल एंड्स को ऑर्गेनाइजेशनल एंड पे तरजीह देना बर्दाश्त नहीं करेगी. Ends means that I have to drop my child at the school, therefore I'm going to be 20 minutes late. That I have to pick up my children from the school, so I'm going to stretch my lunch hour. These are personal ends. The organization suffers
So you might change into saying, this is not organizational problem, this is your personal problem, you solve it. And this is what our change in organizational culture means when we say that make those changes. Once the decision has been made, bring about those changes. Step number 5, changes aa gayi. Step number 6, expect, as students of psychology, you must expect that when you change organization culture, people are going to protest. You are going to face problems. Be ready to face the problems. Be ready means persist with whatever changes you have introduced in the organization culture. Do not give up so easily because 3 or 4 people 3 or 4 times have not been able to adjust to the changes that you have brought about in the organization culture. Step number 7, move decisively. Once the culture change has been brought about, then that decision has been made. Just stick to that decision. Do not revert. Give changes time so that changes in the organizational culture settle down. If there is resistance to those changes, work on those resistances. Dissolve those resistances. Talk to those people. Introduce rewards and punishments for resisting. Introduce rewards for those people who adhere to the change. Introduce punishments for those people who do not accept the change and remain tied to the old cultural tradition and old cultural methods of behavior, modes of behavior. This is what is meant by moving decisively and diffusing resistance. Step number 8, persist. Once the decision has been made, once the culture has been changed, go along with this. At the same time, get feedback. लोग क्या महसूस कर रहे हैं? And feedback means repeated feedback from a wide variety of people. Repeated from a wide variety. ये नहीं कि आप चंद लोगों से पूछ लें, आपका क्या ख्याल है, क्या हमने जो चेंजेस की हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, क्या ये ठीक है? अगर आप 3 लोगों से पूछ लेते हैं, let us say over a span of 1 month for 3 or 4 times, that's not what is meant by persist and get feedback. Feedback means that you involve in feedback a large variety of people spread over a larger time period. आप महसूस करेंगे कि when you get larger and persistent feedback and when people in the organizational cultural decision making were involved, most people would agree with those changes and would continue to practice those changes. Of course, some people would resist. Of course, some people would also say this was not good enough. But then, as I said, the outline, the guideline for change is persist. और आखिरी बात जो इस मामले में है कल्चरल चेंज से मुतल्लिक, वो है डू नॉट अबैंडन रूट्स. जो ऑर्गेनाइजेशन का डीप रूटेड कल्चर है, वो उसकी बुनियाद बदली नहीं जा सकती और उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. मैं मिसाल दूं, अगर आप किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में ये महसूस करें, ये कल्चर लाने की कोशिश करें कि वो 9वीं और 10वीं मुहर्रम को बाकायदगी से सुबह से लेके शाम तक काम करेंगे, तो ये अबैंडनिंग ऑफ रूट्स है. ऐसा नहीं मुमकिन. अगर आप ये समझें कि किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में हर शख्स जुमातुल विदा के मुबारक दिन पर सुबह से लेके शाम तक बगैर ब्रेक के काम करेगा, तो ये यू आर अबैंडनिंग रूट्स. यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ डीप दीज ट्रेडिशंस आर. अगर आप ये महसूस करें कि किसी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में लोग 25 दिसंबर को काम पर आएंगे, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की रूट्स को समझ नहीं पाए.
अगर आप ये महसूस करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुमातुल विदा वाले दिन आज़ान के दौरान कोई शख्स काम करता रहेगा और काम से हाथ नहीं हटाएगा, तो आप अपने रूट्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की रूट्स को समझ नहीं पाए, और इस सूरत में आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है उसको चेंज करना मुमकिन नहीं रह जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय डू नॉट अबैंडन रूट्स which are set in old historical religious traditions of the organization. Those roots which are deeply ingrained cannot be changed. They may be modified. You may expect people to work on Jumatul Wida with a 3-hour or 2-hour break for prayers and 1 or 2 hour break for iftar. But then you can't expect them not to have even those breaks. That would be unrealistic. And that is what is meant by do not abandon the roots when you are changing the organization culture. Let us recap what we have talked about so far. We are talking about organizational culture. And in that context, we talked about number 1, changing organizational culture today. We talked about how change in organizational cultures can be brought about. But before we touch those, we thrashed in detail why it is essential to change organizational culture. जरा याद कीजिए हमने क्या क्या बातें बताई थी. इस रेफरेंस में हमने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की चेंज रिक्वायर्ड है क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो तब्दील हो रही है. हमने ये भी बताया था आपको कि ऑर्गेनाइजेशंस में मर्जर्स और एक्विजिशंस हो रहे हैं. हमने ये भी बताया था आपको कि नई किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस such as virtual organizations, such as this organization, which is Virtual University of Pakistan, they are emerging more and more frequently on the scene of the world. Therefore, it is required that all organizations not only create their culture, not only maintain their culture, but also to change their culture. Organization culture, we saw, must be changed in terms of the organizational structure. Then the organizational culture must be changed in terms of organizational politics, and the organizational culture must change in terms of organizational emotions, sentiments and feelings. जब हमने ये तय कर लिया कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है उसका चेंज होना जरूरी है और किन किन चीज़ों पे चेंज होना चाहिए, तो फिर हमने 9 स्टेप्स देखे थे ऑफ हाउ टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. जल्दी से उनका यादा भी कर लेते हैं. Step number 1, assess the current culture. Number 2, set the goals के कल्चर में क्या चेंज करना है. Number 3, experienced लोगों को रिक्रूट करें, इन्वॉल्व करें. Experienced people internally जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनको भी इन्वॉल्व करें और experienced people from outside उनको भी इन्वॉल्व करें. Then make changes in the organization culture. Step number 4. Step number 5, when you introduce organizational change, then expect that problems would be there, that you will have to tackle problems. Step number 7, once you have introduced those changes and you expect problems, move decisively. अपने जो आपने steps सोचे हैं उन पे पूरी तरह से अमल पैरा हूं. Number 8, be persistent in your change, for your change in the organizational culture. और स्टेप नंबर 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट था, डू नॉट अबैंडन द डीप रूट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. उससे आपका कल्चर चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस होगी और आपको प्रॉब्लम होगा. दीज आर द 9 स्टेप्स दैट वी टॉक्ड अबाउट. दिस इज व्हाट कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशंस इज ऑल अबाउट. We saw culture, we saw how it is created, we saw how it is maintained, and we also saw how you can change it and create it. We will touch a new topic in the next lecture. Until that time, read up on organizational culture
And then I'll see you next time. Until that time, Khuda Hafiz, God be with you.